हिंद, नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मेरा थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हो गया था, इसलिए इवनिंग में आज क्वेश्चन बैंक का कोई आपका नहीं आ पाएगा डिस्कशन। देखिए, इस चैप्टर में हम लोग मिट्टी को देखेंगे, भारत का मृदा, जो कि आपका भारत का भूगोल का जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और इसमें हम क्या किए हैं इंक्लूड, आपका जो बिहार का जो मिट्टी है उसे भी इंक्लूड कर दिया है। यहाँ पे देख सकते हैं बिहार का जो मिट्टी है इंपॉर्टेंट फैक्ट, उसको भी इंक्लूड कर दिया है। तो आपका 15 से 20 फैक्ट ऐसा हम बनाएंगे पूरे चैप्टर को, जो आपको सिर्फ याद रखना है। बहुत सारा चीज को नहीं याद रखना है। क्या क्या याद रखना है, 10 मिनट की वीडियो आप देखिए, आपको पूरे कंप्लीट चैप्टर हो जाएगा भारत का और बिहार का मिट्टी। ठीक है, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। चैनल पर नहीं है तो जुड़ जाइएगा, शेयर जरूर कीजिएगा ताकि आपको हेल्प हो। देखिए, हम लोग सुबह को डेली बिहार पुलिस के लिए चलाते हैं, डेली ज्योग्राफी सुबह को, आपको दोपहर को चलाते हैं क्या मैथ का एक चैप्टर देते हैं, उसके बाद स्टैटिक्स पोर्शन खत्म हो गया, इकोनॉमिक्स देते हैं, और उसके बाद हम लोग रात को डेली बिहार स्पेशल करवाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टेलीग्राम पे सारा आपको पीडीएफ फोटो मिल जाएगा। भूमिका देखते हैं मिट्टी का। मृदा सेल मालवा जैसे सामग्री का सम्मिलित होती है जो पृथ्वी के सतह पर विकसित होते हैं। मृदा के घटक खनिज, कण, ह्यूमस, जल, वायु होते हैं। इनमें से प्रत्येक की वास्तविक मात्रा मृदा के प्रकार पर निर्भर करता है। मृदा के अध्ययन करने वाले विज्ञान को पेडोलॉजी कहते हैं। आपको ये पॉइंट, पहला पॉइंट में ये लिखना है, मृदा के अध्ययन करने वाले को क्या कहते हैं, पेडोलॉजी कहते हैं। मृदा निवाहन की प्रक्रिया को पेडोलिज्म कहा जाता है। ये याद नहीं रखता है, बस मृदा को अध्ययन करने वाले को पेडोलॉजी कहते हैं, ये याद रखिएगा। दूसरा, मृदा परिक्षेपित। यदि हम भूमि पर एक गाढ़ा खोदे और मृदा को देखें तो वहां हमें मृदा की मुख्य 3 परतें दिखाई देती है, जिसे संस्तर कहा जाता है। आपसे ये बहुत बार पूछ लिया जाता है मृदा की जो 3 इकाई होती है उसे क्या कहते हैं, लेकिन ये भी पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब क्या कहा गया आप समझिए, मृदा की जो ये 3 इकाई है, ये 3 इकाई स्तर कहा जाता है इसको। ठीक है, देख लेते हैं क्या कौन कौन सा होता है। सस्तर क, यह सबसे ऊपरी खंड होता है जहां पौधे की वृद्धि के लिए अनिवार्य जैव पदार्थ जैसे खनिज पदार्थ, ह्यूमस, पोषक तत्व, जल, ये सब आपका मौजूद होते हैं। ह्यूमस क्या होता है, मृत जैविक पदार्थों को सलने गरने के उपरांत जो अंतिम उत्पाद प्राप्त होता है वह ह्यूमस कहलाता है। इसका रंग गाढ़ा भूरा काला होता है। यह मृदा की उर्वरता को बनाए रखता है। ह्यूमस आपको पूछेगा किसे कहते हैं, तो ह्यूमस क्या होता है, ऊपर वाला भाग जो रहता है, ऊपर वाला भाग, उसे ह्यूमस कहते हैं, ह्यूमस कहते हैं। ठीक है, और क स्तर कौन सा हो जाएगा, जो ऊपर वाला भाग देखते हैं, ये क स्तर हो जाएगा, सबसे ऊपर वाला भाग। मृदा का जो काला रंग भूरा रंग ये सब होता है, यह आपका ह्यूमस कहलाता है, सारा गला हुआ। स्तर ख, देखिए यहाँ पे स्तर ख दिया गया है। यह संक्रमण क्षेत्र है जिसे नीचे ऊपर दोनों के पदार्थ प्राप्त होता है। इनमें खनिज पदार्थ की अक्षय स्पष्ट नजर आती है। ये वाला जो स्तर ख है, इसमें आपका क्या होता है कि जमीन वाली मतलब खनिज वाली चीजें प्राप्त होती है। अच्छा, स्तर गो, यह परत मृदा निर्माण की प्रक्रिया में प्रथम अवस्था होती है और अंत ऊपर की 2 परत पे बनती है। इन 3 स्तरों के नीचे एक चट्टान होती है जिसे जनक चट्टान अथवा आधारित चट्टान कहा जाता है। ठीक है, इसके नीचे आपकी चट्टान होती है, याद रखिएगा चट्टान होती है। चलिए अब हम लोग इंपोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। आप वो सब तो एक मान लीजिए, आपको एक पेडोलॉजी वाला बस याद रखना है। मृदा का वर्गीकरण, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR उसको कहा जाता है। ठीक है ना, ICAR के अनुसार उत्पत्ति, रंग, संयोजन तथा उस पर उपस्थिति अवस्थिति के आधार पर भारत की मिट्टी को 8 भागों में बांटा गया। ये आप पॉइंट सेकंड याद रखिएगा, भारत की मिट्टी को कितने भागों में बांटा गया, 8 भागों में। ठीक है, याद रखिएगा पॉइंट। पहला हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी जो कि 40% भाग पर है। दूसरा हो जाएगा लाल पीली मिट्टी 18% पर है। काली मिट्टी 15% पे है। लैंगराइट मिट्टी 4% पे है। परसेंटेज वगैरह उतना माइंड में नहीं रखना है, एक मोटा मोटी रखिएगा कि सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ये पॉइंट आपको याद रखना है सिर्फ, ठीक है ना, सबसे अधिक। इसके अलावा 4 अन्य प्रकार की मिट्टियां ये है, शुष्क मृदाएं, लवण मृदाएं, पीटम मृदाएं और वन मृदाएं। आपका मेन रूप से 4 मृदाएं यही चारों है। ठीक है, उसके बाद फिर ये सब मृदाएं आ जाती है, तो यही चारों आपको इंपॉर्टेंट रूप से याद रखना है। जैसे अब हम लोग पढ़ते हैं, एक चीज आपको मैप के थ्रू समझाते हैं। देखिए, यहाँ से गंगा रिवर ऐसे बहती है, जमुना रिवर बहती है, ऐसे करके सतलुज रिवर बहती है, पंजाब वाला क्षेत्र। तो ये वाला जो क्षेत्र होगा ना, ये क्षेत्र होगा मैदानी भाग। मतलब क्या, जलोढ़ मृदा कहाँ पाई जाती है, इसी वाले क्षेत्र में जलोढ़ मृदा पाई जाती है। ठीक है ना, चलिए हम लोग देखते हैं जलोढ़ मिट्टी।
जल के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, उसे कॉप या कछारी मिट्टी कहते हैं। ये पॉइंट आप याद रखिएगा, ये पॉइंट को आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। कि जलोढ़ मिट्टी को और कौन सी मिट्टी कहा जाता है, कॉप या कछारी मिट्टी भी कहा जाता है। जलोढ़ मृदा भारत में सबसे ज्यादा क्षेत्र पाया जाता है, सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी होती है। ये दो प्रकार की मिट्टी होती है, बांगर और खादर। देखिए जलोढ़ मिट्टी जो होती है, हम आपको मैप के थ्रू समझाते हैं, आप यहाँ पर समझिए। देखिए यहाँ से क्या होती है, यहाँ से गंगा रिवर ऐसे करके बहती है, यहाँ से सतलज रिवर बहती है, ब्यास बहती है, हर एक 5 नदी बहती है पंजाब में। अब देखिए ये वाला जो है हम लोग का जैसे बिहार है, यहाँ पर आप यहाँ से बहुत कुछ समझिएगा, बिहार है। अब क्या होगा कि ये बिहार का मैप है, यहाँ 20 से गंगा रिवर बह रही है, ठीक है। और 20 से गंगा रिवर यहाँ से बहती हुई ऐसे करके पानी जा रही है गंगा रिवर का। जब मौसम होता है आपका सावन का, तो ये सब भाग तो खाली खाली भाग है, ये सब खाली खाली भाग है। पूरे पानी क्या करती है, पूरे भर करके यहाँ तक आ जाती है, यहाँ तक आ जाती है, ठीक है, सावन के मौसम में। फिर क्या होगा, अगर सावन खत्म हो जाएगा, फिर सावन अगर खत्म हो जाएगा मान लीजिए, तो ये वाला भाग क्या होता है, ये सूख जाता है, ये भाग सब फिर क्या होता है, सूख जाता है। फिर पानी यहीं पर आ जाता है, फिर पानी क्या होता है, फिर पानी आपका यहीं पर आ जाएगा, यहीं पर आ जाएगा। तो जहां तक पानी पहले गया था सावन में जहां तक पानी गया, तो पानी जाने के बाद क्या होता है, नया नया मिट्टी लाया यहाँ पर। ये मिट्टी जो नया वाला मिट्टी होगा उसे क्या कहते हैं, खादर मिट्टी कहते हैं। क्या याद रखिएगा, खादर। और जहां तक ये नया मिट्टी नहीं गया, पुराना मिट्टी ही था, जहां तक पानी नहीं गया बिल्कुल, वो क्या कहलाएगा, बांगर कहलाएगा। आप लोग याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो बांगर क्या है, पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर कहते हैं। यह मुख्य रूप से सतलज, यमुना, गंगा मैदान, पंजाब, हरियाणा, ऊपरी गंगा मतलब कहने का मतलब क्या, गंगा के ये भाग है, निचली गंगा ये वाला भाग, ऊपरी गंगा मतलब ऊपरी गंगा भाग में आपकी बांगर पाया जाता है। खादर कहाँ पाया जाता है, नवीन जलोढ़ मृदा, नया मिट्टी जो यहाँ पे लाता है, यहाँ पे तो नया मिट्टी जो है आपका नवीन जलोढ़ मृदा को खादर कहते हैं। इस मिट्टी का निर्माण प्रत्येक वर्ष आने वाली बाढ़ गाद निक्षेप से होता है। मृदा का मुख्य रूप से उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्र में यह होती है। उत्तरी भारत कहाँ पे हो जाएगी, ये वाला क्षेत्र में हो जाएगी। चलिए, भारत में जलोढ़ मृदा सबसे अधिक उत्तर भारत के मैदानी भाग में तथा भारत के तटीय देखने को मिलता है। मतलब कहाँ पे, ये बोल रहा है ये वाला भाग में, ये वाला उत्तरी भारत का मैदान और तटीय भाग, उड़ीसा वगैरह, पश्चिम बंगाल वगैरह है, वहां पे जलोढ़ मृदा में सर्वाधिक मात्रा में पोटास पाया जाता है। इसके बाद चूने प्रधानता पाई जाती है। ये दोनों पॉइंट आप याद रखिएगा, और ये भी रखिएगा जलोढ़ मृदा में सबसे अधिक क्या पाया जाता है, पोटास पाया जाता है, ठीक है। ये पॉइंट आप याद रखिएगा। जलोढ़ मृदा का रंग हल्के धूसर, राख धूसर जैसा होता है। इस मृदा का गहन कृषि की जाती है, जैसे गेहूं, गन्ना, जौ, धान, मक्का, ये सब कृषि की जाती है, ठीक है। जलोढ़ मृदा का सबसे अधिक विस्तार कहाँ है, उत्तर प्रदेश में, ये भी याद रखिएगा। अच्छा, जलोढ़ मृदा कैसा देखने में लगता है, हल्के भूरे और धूसर रंग, सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है, तो उत्तर प्रदेश में आपको पाया जाता है। इसमें कौन सी खेती की जाती है, गहन कृषि की जाती है, मतलब मोटा अनाज सब, ठीक है, जो जीवन निर्वाह के लिए महत्वपूर्ण है। ये हो गया जलोढ़ मृदा में। अब चलिए सेकेंड पॉइंट हम लोग देखते हैं, काली मिट्टी। अब सादी चट्टानों का पर्दन से काली मिट्टी का निर्माण होता है। इसे रेंगूर मिट्टी भी कहा जाता है। मोस्ट भी पॉइंट है, याद रखिएगा, बार बार पूछा गया है कि रेंगूर मिट्टी भी किसे कहा जाता है, तो काली मिट्टी को रेंगूर मिट्टी भी कहा जाता है, ठीक है। इसका काला रंग किस कारण होता है, इस मिट्टी का काला रंग होता है टिटेनी फेरस मैग्नाइट के कारण होता है। ये भी पॉइंट आप याद रखिएगा। एक आपको पॉइंट क्या रखना है, काली मिट्टी अवसादी चट्टान का पर्दन से होती है, इसको रेंगूर मिट्टी भी कहा जाता है। इसका रंग क्यों होता है, टिटेनस आपका मैग्नाइट के कारण से काला होता है इसका रंग, ठीक है। यह मिट्टी कपास उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, जिस कारण इसे काली कपासी मिट्टी भी कहते हैं। अच्छा, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था, रेंगूर मिट्टी किसे कहते हैं, काली मिट्टी को। कपास के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सा है, तो आपका काली मिट्टी। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। काली मिट्टी स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है। यह मिट्टी जल धारण करने की क्षमता अधिक रखती है। इसमें बिना सिंचाई के भी कृषि किए जा सकते हैं। इसे अधेम मात्रक मिट्टी कहते हैं। आपको एक पॉइंट और याद रखना है, काली मिट्टी में जो है बिना जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है काली मिट्टी को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। काली मिट्टी दक्कन के पठार क्षेत्र में सबसे अधिक पाया जाता है। इसमें पोटास, एल्युमिनियम, पोटेशियम, कार्बोनेट की प्राप्ति होती है ज्यादा। कहाँ बोला गया है, दक्कन की पठार में। दक्कन की पठार कहाँ है, ये देखिए भारत का मैप है,
ये भारत के मैप है। ये वाला जो क्षेत्र देखते हैं, ये वाला जहाँ पे महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, ये सब भाग जो है इसको कहा जाता है दक्कन की पठार। क्या कहा जाता है? दक्कन की पठार, याद रखिएगा। तो सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है काली मिट्टी? महाराष्ट्र में, याद रखिएगा। क्या क्या इसमें पाई जाती है? मैग्नीशियम, पोटास, नाइट्रोजन, ये सब। काली मिट्टी में कपास के अलावा गन्ना, प्याज, फल इत्यादि उपजाया जाता है। इस मिट्टी को उत्तर प्रदेश में करेल कहते हैं। मोस्ट वीवीआई पॉइंट है, मोस्ट वीवीआई पॉइंट कि उत्तर प्रदेश में इस मिट्टी को क्या नाम से जाना जाता है? करेल। काली मिट्टी से 4 पॉइंट याद रखिएगा आप, याद रखिएगा। काली मिट्टी से इसे रेंगूर भी कहा जाता है, ठीक है। इसमें कपास की खेती होती है, ठीक है। ये महाराष्ट्र में सबसे अधिक पाई जाती है। इसे यूपी में क्या कहा जाता है? रेंगूर कहा जाता है। इसमें फसल कौन कौन सी होती है? कपास होती है, प्याज होती है, ये सब याद रखिएगा। देखते होंगे महाराष्ट्र वगैरह में प्याज आपको बहुत होता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, उसके बाद आपका है लाल पीली मिट्टी। इसका रंग लो ऑक्साइड, फेरिक एवं फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण लाल होता है। ये आपको पॉइंट याद रखना है, किसके कारण लाल होता है? फेरिक ऑक्साइड। यह अम्लीय प्रकृति की मिट्टी है। मिट्टी की अम्लता को दूर करने के लिए चूना का प्रयोग किया जाता है। देखिए, कोई मिट्टी अगर अम्लीय है तो चूना का प्रयोग करके उसमें आप क्या कर सकते हैं? अम्लीयता को दूर कर सकते हैं। मिट्टी दक्षिण भारतीय राज्यों में सर्वाधिक पाई जाती है। दक्षिण भारतीय राज्य कहाँ होगा? ये सब होगा, केरल होगा, आंध्र प्रदेश होगा, तमिलनाडु होगा। यहीं पे लाल पीली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? यहीं पर, केरल में, तमिलनाडु में, यहीं पे पाई जाती है, ठीक है। किसके कारण लाल होती है वो पॉइंट आप याद रखिएगा। चूना मिला करके अम्लीयता को दूर किए जा सकते हैं। सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है लाल पीली मिट्टी? आपका दक्षिण भारत में। लाल पीली मिट्टी सर्वाधिक विस्तार आपका तमिलनाडु में है। महीन कणों के कारण लाल पीली मृदाएं समान उभरण होता है, जबकि माटी मोटे कणों के अनुवरण होते हैं। इससे समानता नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस की कमी होती है। मिट्टी में कॉफी, चाय, रबर, काजू इत्यादि का उत्पादन किया जाता है। आपसे पूछा जाएगा लाल पीली मिट्टी में कौन सी फसल होती है, तो आपको काजू, चाय, रबर। जानते हैं केरल में क्या होता है? रबर सबसे अधिक होता है। कॉफी, ये आपका काजू कहाँ होता है? केरल वगैरह में। आप याद रखिए लाल पीली मिट्टी है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अम्लीय मिट्टी और क्षारीय मिट्टी। वैसी मृदा जिसमें चूना की कमी हो अम्लीय कहते हैं। चूना डाल के आप अम्लता दूर कर सकते हैं। वैसी मिट्टी जिसमें चूना की अधिकता उसे क्षारीय मिट्टी कहते हैं। इसे आप जिप्सम डाल करके इसको अलग कर सकते हैं। चलिए, लैंगेराइट मिट्टी। वैसा क्षेत्र जहाँ तापमान और वर्षा अधिक होता है उस क्षेत्र में लैंगेराइट मिट्टी पाई जाती है। इस मृदा में लोहे की ऑक्साइड, एल्युमिनियम अत्यधिक मात्रा में मिलती है, जबकि नाइट्रोजन, फास्फेट, कैल्शियम आदि की कमी होती है। लैंगेराइट मृदा सबसे अधिक केरल में पाई जाती है। ये पॉइंट को आपको याद रखना है। लैंगेराइट मृदा सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? केरल में, ठीक है। पीली मिट्टी वगैरह तमिलनाडु में सबसे अधिक पाई जाती है। लैंगेराइट आपको केरल में सबसे अधिक। यह मृदा उपजाऊ नहीं है। इसे उपजाऊ बनाने के लिए भारी मात्रा में उर्वरक डालना पड़ता है। इस मिट्टी में चाय, कॉफी, रबर इत्यादि होते हैं, ठीक है। मकान बनाने के लिए लैंगेराइट मृदा का प्रयोग ईंटे के रूप में किया जाता है। ईंटा बनाने के लिए लैंगेराइट मृदा का ही प्रयोग किया जाता है। ये भी पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अब चलिए, पर्वतीय मिट्टी। यह मुख्य रूप से भारत के पर्वतीय क्षेत्र में पाया जाता है, जिसे हिमालय के क्षेत्र में पाया जाएगा। पर्वतीय मिट्टी कहाँ पाया जाएगा? पर्वत के क्षेत्र में, ठीक है। भारत में पहाड़ी क्षेत्र, ये मिट्टी ढालों विकसित करती है, जिस कारण अपोड मृदा है। ये सब आपको क्वेश्चन नहीं ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है ना दोस्तों। पर्वतीय मिट्टी अम्लीयता प्रकृति के कम ह्यूमस वाली होती है, जबकि निचली घाटियों की मृदा उर्वर होती है। इस मृदा में चाय, कॉफी, फलों, मसाला आदि का उत्पादन किया जाता है, याद रखिएगा। शुष्क अथवा मरुस्थलीय मिट्टी, याद रखिए, शुष्क अथवा मरुस्थलीय मिट्टी। यह मृदा भारत के मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाई जाती है, मुख्यतः पश्चिमी राजस्थान, पश्चिम बंगाल, पंजाब, ये सब जगह पर पाया जाता है। शुष्क और मरुस्थलीय। देखिए, मरुस्थल कहाँ पे होगा दोस्तों? तो राजस्थान में होगा या आपका गुजरात वगैरह में होगा, तो वहीं पर ये मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। वाष्पीकरण के कारण इन मृदाओं में नमी और ह्यूमस की कमी होती है। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। अच्छा, इस मिट्टी का हो ही गया शुष्क, इसमें पानी की आवश्यकता कम होती है, जैसे ज्वार, बाजरा, ये सब फसलें वहां पे होती है। लवणीय मृदा देखते हैं। लवणीय मृदा में सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम की मात्रा अधिक होती है, अतः यह अनुवरण होती है। इसमें नाइट्रोजन और चूने की कमी होती है। इसे कृषि योग्य बनाने के लिए जिप्सम या चूना का प्रयोग किया जाता है। लवण मृदा का अधिकतर प्रसार पश्चिमी गुजरात, पूर्वी घाट डेल्टाओं, पश्चिम बंगाल के सुंदरबन जल में किया जाता है। देखिए, लवणीय मृदा कहाँ पे होगा आपको हम बताते हैं दोस्तों। लवणीय मृदा ये पश्चिम बंगाल का सुंदरबन जो डेल्टा है यहाँ पे मिलेगा, ठीक है।
पश्चिमी गुजरात, पश्चिमी गुजरात कहाँ पर है? यहाँ पर है, जहाँ पे आप नमक जैसे देखते हैं हो जाता है पानी, नमक जैसे नमक सत्याग्रह गुजरात में गांधी जी किए थे, वहां वाला भाग में क्या होगा, लवणीय मृदा अधिक पाई जाती है मिट्टी, ठीक है, लवणीय मिट्टी अधिक पाई जाती है पश्चिम बंगाल के सुंदरवन में। अब चलिए पीठमीय मृदा, पीठ में मृदा, यह मृदा भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता से युक्त उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ वनस्पतियों की वृद्धि होती है, इसमें ह्यूमस की पर्याप्त मात्रा होती है। ये मृदाएं अधिकतर बिहार के उत्तरी भाग, उत्तरांचल एवं दक्षिण भाग, पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्र, उड़ीसा, तमिलनाडु में पाया जाता है। ये क्या बोला गया है कि ये मृदा बिहार के इस क्षेत्रों में पाया जाता है, ठीक है, बिहार के इस क्षेत्रों में अधिक पाया जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, मृदा आकर्षण, मृदा के उपरण में कमी के कारण मृदा आकर्षण कहा जाता है। यह मुख्य रूप से, ये सब पॉइंट आपको नहीं याद रखना है। अच्छा, पौधे की वृद्धि या प्रोटीन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, ये पॉइंट आप थोड़ा याद रख लीजिए, आपके लिए काम आएगा। जैसे हम लोग खेत में क्या करते हैं, कुछ भी कमी होता है यूरिया आकर के छींटते हैं ना, यूरिया में क्या होता है 46% नाइट्रोजन होती है, तो नाइट्रोजन डालते हैं पौधे की वृद्धि के लिए। फास्फोरस क्यों डालते हैं, फल पकने या जड़ों के विकास के लिए। पोटेशियम क्यों डालते हैं, पानी के अवशोषण और रोग को क्षमता को बचाने के लिए, ठीक है। एनपीके देखते हैं क्या होता है, एनपीके इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम अलग अलग मात्रा के अनुपात में मिला के खाद बनाया जाता है। उदाहरण के लिए 16 से 20 18 एनपीके, उर्वरक में 60% नाइट्रोजन, 20% फास्फोरस, 18% पोटेशियम होता है, ठीक है। देखिए अब आपको एक पॉइंट और याद रखना है, मोलिब्डेनम दलहनों के नाइट्रोजन स्थितीकरण, सोडियम एस्टोमेटा की खोलने में सहायक, मैग्नीशियम क्लोरोफिल की मुख्य सहायक। मृदा के अपर्दन, मृदा के ऊपरी परत का क्षरण या विनाश मृदा का अपर्दन कहलाता है। यह 5 प्रकार से होता है, बूंद अपर्दन, परत अपर्दन, रील अपर्दन, अवनालिका अपर्दन या धारा चैनल अपर्दन। आप देखते होंगे अपर्दन के बारे में आपको बताते हैं, यहाँ पे एक नदी है, नदी बह रही है बार बार, यहाँ पर मिट्टी को काटते 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 पूरे खेत को अंदर ले लेता है। मृदा का अपर्दन को बचाने के लिए वहां पर पेड़ आप लगाइए, ठीक है, पेड़ वगैरह लगाइए। यहाँ पे देखिए दिया गया है मृदा अपर्दन, अत्यधिक पशुपालक, झूम कृषि, वनों की कटाई, वायु अपर्दन, हिमालयी अपर्दन आदि के कारण होता है। मृदा अपर्दन को वनारोपण, कृषि वानिकी, झूम कृषि, रोक, अत्यधिक पशुचारण पर रोक इत्यादि द्वारा रोका जा सकता है, ठीक है। इसे रोकने के लिए 1953 में केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन किया गया। ये याद रखिएगा, आपसे पूछ लिया जाएगा मृदा अपर्दन क्यों होता है, आप बोलिएगा कि सीधे वहां पे क्या होता है, मिट्टी के कटाई होने का मुख्य कारण है पेड़ नहीं लगाना, पशुपालन करना, झूम कृषि के अभाव। अगर हम लोग मृदा अपर्दन को रोकना चाहेंगे तो झूम कृषि करना होगा, हमको पेड़ लगाना होगा, यही सब पॉइंट बताइएगा, आपका हो जाएगा आंसर इसका, ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है उसको देख लेते हैं। चलिए, भारत के उत्तरी मृदा की मृदा समानता तलोच्च से बनी है। अम्लीय मृदा में जिप्सम का प्रयोग करके उसे फसल उगाने के लिए उपयुक्त बनाया जा सकता है। जलोढ़ मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है। बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण काली मिट्टी के निर्माण होता है। जैसे बेसाल्ट लावा मतलब कि अंदर से ऐसे करके भूकंप आया, लावा निकला, लावा निकलने के बाद वो जब ठंडा हो जाता है तो काली मिट्टी का अपर्दन होता है, मतलब बनती है। दक्षिण ट्रेप की रेंगूर मिट्टियां काली होती है, दक्षिण ट्रेप की मतलब इधर की रेंगूर मिट्टी भी काली मिट्टी को कहते हैं। लावा मिट्टी मालवा पठार में पाई जाती है। मालवा पठार कहाँ है, यहाँ पर। मालवा पठार की प्रमुख मिट्टी काली होती है, ये सही बात है। झारखंड में काली मिट्टी राजमहल की पहाड़ी में पाया जाता है। ये यदि अगर हम लोग देखेंगे झारखंड का मैप देखिएगा तो यहाँ पर भागलपुर के आसपास आपको राजमहल की पहाड़ी मिलेगी। क्रेप्स के अनुसार रेंगूर मिट्टी अनिवार्य रूप से परिपक्व मिट्टी है। मतलब परिपक्व मिट्टी किसे कहा जाता है, जो बहुत ज्यादा परिपक्व हो, बहुत मजबूत होता है। आप बिहार की मिट्टी को भी देख लेते हैं। पृथ्वी को ऊपरी परत पर फैले मोटे, मध्यम और बारीकी कार्बनिक अकार्बनिक मिश्रण को क्या कहते हैं, मिट्टी कहते हैं, हम लोग जानते ही हैं। मृदा का निर्माण चट्टानों के टूटने फूटने, इसमें बहुत की रासायनिक परिवर्तन का फलस्वरूप होता है, सही बात है। ये सब पॉइंट आपको नहीं लिखना है, न याद रखना है। मृदा के निर्माण में स्थलकृति, वर्षा, अपर्दन, तापमान, ये सब की भूमिका होती है, सही बात है। मृदा के अध्ययन को पेडोलॉजी कहा जाता है, ये हम लोग पहले ही देख चुके हैं। अच्छा, मृदा दिवस कब मनाया जाता है, 5 दिसंबर को। ये फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसमें ये लिख लीजिएगा। बिहार की एक मैदानी राज्य है जहां लगभग 90% भाग में जलोढ़, अपोट, कछारी मिट्टी पाई जाती है। मतलब ये वाला भाग जो है यहाँ पे अधिकतर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। बिहार की मिट्टी में उत्तर बिहार, दक्षिण बिहार को विभाजित किया गया, ठीक है।
जैसे मान लेते हैं ये है बिहार अपना, यहाँ से नदी गई, ये हो गई उत्तर बिहार, ये हो गई दक्षिण बिहार। दक्षिण बिहार में कभी बाढ़ ही नहीं आएगा मान लीजिए, तो वहां की मिट्टी क्या होगी, हमेशा आपकी मतलब बालू टाइप की रहेगी, सूखा हुआ रहेगा, ठीक है। लेकिन टाल टाइप का रहेगा। ये वाला मिट्टी क्या रहेगी, हमेशा जलोढ़ रहेगी, जहां बाढ़ आता है हमेशा। तो हम लोग देखते हैं उत्तर बिहार की मिट्टी पर्वतीय मिट्टी, ठीक है। दक्षिण बिहार की मिट्टी टाल मिट्टी। पर्वतीय मतलब उत्तर बिहार में कहाँ, ये हम पढ़ाए थे आपको पश्चिमी चंपारण में। पर्वतीय मिट्टी, तराई मिट्टी। तराई किसे कहा जाता है, जो पूरे पानी वाला भाग में हो। यहाँ का कघारी मिट्टी, इधर कघारी मिट्टी दक्षिण बिहार में। पुरानी जलोढ़ बांगर मिट्टी, मतलब जहां तक पानी नहीं पहुंचा उसे क्या कहते हैं, बांगर कहेंगे। पुरानी जलोढ़ आपका करेल केवाल मिट्टी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में नवीन जलोढ़ मिट्टी, यहाँ पर जहां तक पानी पहुंचा खादर मिट्टी। लाल पीली पथलर मिट्टी, मतलब जहां तक बिल्कुल पानी नहीं आया उसको क्या कहेंगे, लाल पीली पथलर मिट्टी कहेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। उत्तर बिहार की मिट्टी। उत्तर बिहार की मिट्टी के निर्माण हिमालय से निकलने वाली गंगा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा सहायक नदियों से होकर के 4 भागों में बटी है। पर्वतीय मिट्टी, यह मिट्टी पश्चिमी चंपारण में पाई जाती है, सोमेश्वर श्रेणी में। आपको हम इससे पहले बिहार का जो मैप पढ़ाए थे, यहाँ पर आपको याद है सोमेश्वर श्रेणी बोले थे। यहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाएगी, पर्वतीय, क्योंकि हिमालय से इसका क्या हुआ था, निर्माण हुआ था, ठीक है। आपसे जब भी पूछेगा पर्वतीय मिट्टी बिहार में कौन जिला में पाया जाता है, पश्चिमी चंपारण, याद रखिएगा। एक पॉइंट यही लिखना है आपको बस। इस क्षेत्र में अधिक वर्षा होने के कारण मृदा में अधिक नमी पाई जाती है और यह अधिक उपजाऊ होती है। यह मुख्य रूप से धान और गन्ने के लिए अनुकूल है। चलिए तराई मिट्टी, यह मिट्टी का विस्तार बिहार के उत्तरी सीमा पश्चिम चंपारण से लेकर के किशनगंज तक है। ये वाला जो भाग आप देख रहे हैं, यहाँ से लेकर के ये कट गया आपको पर्वतीय, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की मिट्टी जो है किशनगंज तक, इसको क्या कहते हैं, तराई मिट्टी कहते हैं। तराई मिट्टी 5 से 7 किलोमीटर चौड़ी फैली हुई है। चलिए इस मिट्टी में कहीं कहीं कंकर रेत मात्रा अधिक पाई जाती है तथा कई जगहों पर दलदली भूमि पर विकास हुआ है। यह मिट्टी हल्के भूरे पीले रंग के है। यह मिट्टी धान, पटसन, गन्ने खेती के लिए अनुकूल है, ठीक है। बिहार में जो भी मिट्टी है ना, आप याद रखिएगा, आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि पटसन की खेती जो है जैसे कहाँ पे की जाती है, तो वो सब जिला है, ठीक है। लेकिन आप याद रखिएगा तराई मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो आपका उत्तर बिहार में पाई जाती है, ठीक है। पश्चिमी चंपारण से लेकर के आपको किशनगंज तक, बस ये पॉइंट, और कुछ नहीं याद रखना है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी जिसे बांगर कहा जाता है, इस मिट्टी का विकास उन क्षेत्र में होता है जहां बाढ़ के पानी प्रतिवर्ष नहीं पहुंच पाते हैं। जैसे हम ये बना दिए, यहाँ तक पानी आ गया लेकिन यहाँ पर पानी नहीं आया, यहाँ पर, तो उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे बांगर मिट्टी कहेंगे, ठीक है। इस मिट्टी का विस्तार घाघरा, दोआब, बूढ़ी गंडक पश्चिमी भाग में हुआ है, पश्चिमी भाग में हुआ है, ठीक है। चलिए और इसमें आपको कुछ याद नहीं रखना है। अभी नवीन देखते हैं, नवीन मिट्टी। अच्छा बांगर जो ये जो मिट्टी होता है, जो बांगर मिट्टी होता है, इसमें कौन कौन सी फसल होती है, मुख्य रूप से धान, गेहूं, मक्का, तंबाकू, गन्ना, यही सब होता है। नवीन जलोढ़ मिट्टी देखते हैं जिसको खादर कहते हैं। नदी के प्रतिवर्ष लाए गए अवसाद खादर मिट्टी का कहते हैं। मिट्टी का विस्तार गंगा, आपको कोसी महानदी निचली क्षेत्र में होती है। ये वाला जो क्षेत्र आप देख रहे हैं यहाँ पे होती है इसका विस्तार, जहाँ पानी हर एक वर्ष आता है, ठीक है। इस मिट्टी का रंग हरा भूरा रहता है तथा बालू तथा चिका प्रधानता होती है, बालू वगैरह बन जाती है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होती है। यह मिट्टी अत्यधिक उर्वर होती है जिसमें पर्याप्त सिंचाई होने पर धान, गेहूं, जूट, मक्का अधिक पैदावार होती है। आपसे पूछा जाएगा कौन सी मिट्टी अच्छी होती है, तो आपको खादर मिट्टी अच्छी होती है। पहले देखते होंगे बाढ़ आता था हर एक वर्ष, तो पानी क्या होता है, बाढ़ जब भी आता है ना तो मिट्टी बदलाव हो जाता है जगह का। उसमें मतलब क्या होता है कि बहुत सारा ऐसा पदार्थ होता है जो घुल मिल जाता है, जो हमारी मिट्टी की उर्वरता शक्ति बढ़ा देती है। आप देखते हैं दक्षिण बिहार की मिट्टी, ये वाला जो मिट्टी आप देख रहे हैं, ये वाला मिट्टी देखेंगे दक्षिण बिहार की। दक्षिण बिहार की मिट्टी का विस्तार गंगा नदी तथा छोटा नागपुर के पठार मध्य। मिट्टी की संरचना के आधार पर दक्षिण बिहार की मिट्टी को 4 भागों में बांटा गया। टाल मिट्टी, ये टाल मिट्टी किसे कहते हैं, देख सकते हैं। आपसे पूछ लीजिएगा बिहार में टाल मिट्टी कहाँ पे है, तो उत्तर बिहार या दक्षिण बिहार, आप बोलेगा दक्षिण बिहार। टाल मिट्टी निम्न क्षेत्र में से वर्षा ऋतु जल परिपथ प्लावित रहता है। टाल मिट्टी का विस्तार गंगा के दक्षिण तट पर, गंगा का दक्षिण तट यही है, बक्सर से भागलपुर तक, बक्सर से लेकर के भागलपुर तक, ठीक है, याद रखिएगा, फैली हुई है। इस मिट्टी मोटे कण वाली धूसर रंग भारी पाई जाती है, जैसे पीला पीला टाइप का लगेगा देखने में। इस मिट्टी में रबी की फसलें अच्छी होती है। इस क्षेत्र में दलहन के लिए प्रसिद्ध है। जहाँ पे कम बारिश होगा, पानी नहीं पहुंचेगा, उसे कहाँ होगा,
वहां पर होगा आपका दलहन की फसल बहुत। अच्छा, कगारी मिट्टी, ये भी मिट्टी कहाँ पाई जाती है? दक्षिण बिहार में पाई जाती है, ठीक है, याद रखिए। इस क्षेत्र में कौन कौन सी नदी? सोन, फल्गु, पुनपुन, क्यूल, ये सब नदी के किनारे है यह मिट्टी मोटे अनाज एवं सब्जी उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। यह मिट्टी उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें मक्का, सरसों और मिर्च है। मक्का, सरसों और मिर्च है, याद रखिएगा। पुरानी जलोढ़ मिट्टी, करेल या आपका केबाल मिट्टी, ये याद रखिएगा, ये इंपोर्टेंट है, पिछले साल क्वेश्चन बना था। इस मिट्टी का विस्तार बक्सर, उत्तरी गया, पटना, नालंदा, ये जो आप मैप देख रहे हैं यहाँ आर पर होगा इस मिट्टी का विस्तार, ठीक है। इस मिट्टी की उर्वरा शक्ति अधिक होती है, इसमें जल सोखने की क्षमता अधिक होती है। इस मिट्टी का रंग गहरा भूरा, पीला, हल्का होता है। इस मिट्टी में फसल कौन कौन सा है? मक्का, धान, बाजरा, गेहूं। आपको याद यदि नहीं रहेगा ना फसल, आप आंख बंद करके मारिएगा, गेहूं, बाजरा, ठीक है, ये सब बिहार में ये सब जगह होता है, ठीक है ना, बाजरा, गेहूं, मक्का, ये सब, ठीक है। लाल पीली या बलथर मिट्टी, ये कहाँ पाई जाती है? ये बिहार है, जैसे मान लीजिए ये बिहार है। इसमें मैप में एक्चुअली नहीं दिया गया है, मैप तो होना चाहिए था, ठीक है। बलथर मिट्टी कहाँ पाई जाती है दोस्तों? पश्चिम में कैमूर की श्रेणी, ये जो भाग देख रहे हैं बिहार का, ये जो भाग देख कैमूर है यहाँ पर के निकट पूर्व राजमहल की उच्च भूमि से 8 से 15 किलोमीटर पट्टी पर आपका विस्तार है इसका। राजमहल की पहाड़ी कहाँ पर? यहीं पर है। तो यहीं पर आपका पीली, लाल पीली बलथर मिट्टी, देखिए लाल पीली बलथर या धूसर, ये मिट्टी कुछ भी बोले ना आपको, सीधे आप चल जाइएगा दक्षिण बिहार में। यह मिट्टी जमुई, मुंगेर, खड़गपुर, पहाड़ी क्षेत्र, बांका, नवादा, औरंगाबाद में, पठारी में पाई जाती है। ये सब पॉइंट आपको बस 1-2 पॉइंट याद रखना है कि बलथर मिट्टी कहाँ पाई जाती है, करेला मिट्टी कहाँ पाई जाती है, मुंगेर में, जगह आप 1-2 याद रखिएगा। इस मिट्टी में रेत कंकर बहुलता होती है, इसकी उर्वरता शक्ति काफी कम होती है। इस मिट्टी में जल संग्रह की क्षमता कम होती है, ठीक है, अम्लीय होती है ये मिट्टी, याद रखिएगा। अब वही मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट देते हैं। लाल बलुई मिट्टी कैमूर, रोहतास, पठारी क्षेत्र में पाई जाती है। इस मिट्टी में बालू, लैटेराइट मिट्टी के अंश पाए जाते हैं। इस मिट्टी में मुख्य रूप से ज्वार, बाजरा, मक्का जैसे मोटे मोटे अनाज पाए जाते हैं। तो साथियों, आशा करते हैं अच्छा लगा होगा आप लोग को। अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, चैनल पर नए तो जुड़ जाइए, और सीरीज जो चला रहे हैं उसको जुड़िए, आपको फायदा मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों।